कुछ और बात करते हैं। जैसे मान लो बालक हमारे पास एक स्फेयर है, क्या है, स्फेयर है, कंडक्टिंग स्फेयर है और इसका रेडियस सपोज करते हैं r के बराबर है, कंडक्टिंग है तो इस पे टोटल चार्ज सपोज करते हैं कितना है, q के बराबर। कुछ पॉइंट छोटे छोटे हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इस स्फेयर को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंड मतलब समझ रहे हैं, सिंबल होता है ग्राउंड का, तो ग्राउंड कर दिया गया। तब अब बताइए इस पे इसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ऑफ द स्फेयर बताइए, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलो पूरा लिख देते हैं। हैं पोटेंशियल क्या होगा, चलो याद रखना, अगर किसी भी बॉडी को अगर ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उसका पोटेंशियल बालक जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो। ग्राउंड से किसी भी स्फीयर है, किसी बॉडी कनेक्ट किया गया है, तुरंत माइंड में आना चाहिए कि इसका पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। अगला कंसेप्ट बिठा दे। चलिए सपोज करते हैं बालक हमारे पास दो स्फीयर है, इस पे चार्ज मान लेते हैं Q1 है और इस पे चार्ज Q2। अच्छा तुम लोग एक चीज पढ़े हो, जैसे मैंने बताया था एक बार चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो वेज ऑफ चार्जिंग पढ़े थे, याद है वेज ऑफ चार्जिंग। एक होता है, कौन कौन तरीके पढ़े थे, तीन वेज ऑफ चार्जिंग के, गेट खोल दो वाला थोड़ा तो भाई तुम लोग एक बार समझाए थे, नहीं समझ में आता क्या, क्या करते रहते हो तब तक बैठ के। हाँ कौन कौन वाला, फ्रिक्शन मेथड पढ़े थे आप, इंडक्शन मेथड पढ़े थे और कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में आप देखे होंगे कि हम लोग क्या करते थे, एक चार्ज बॉडी लेते थे और एक अनचार्ज बॉडी लेते थे। जब उनको कांटेक्ट में लाते थे तो क्या होता था, चार्ज का ट्रांसफर होता था। कब तक होता था, जब तक कि दोनों पे चार्ज सेम ना हो, मतलब चार्ज क्या होता था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था कंडक्शन मेथड में। तो वहां वाले वहीं से देखो, वहां पे यही वाला कंसेप्ट यूज होता है। सपोज करते हैं हमारे पास दो स्फीयर है बालक, एक पे चार्ज कितना है Q1 और दूसरे पे चार्ज कितना है Q2। इनको क्या करते हैं, एक वायर से कनेक्ट कर देते हैं, एक वायर से कनेक्ट कर दीजिए। तो बताइए किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका पोटेंशियल कम होगा, अगर इफ Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है तो। दोनों का रेडियस चलो सेम ले लेते हैं, अलग अलग भी हो सकता है, फिलहाल मैं सेम लिख रहा हूं। दोनों पे क्यों, चार्ज बराबर होंगे, पोटेंशियल बराबर होगा। अच्छा तुम लोग थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में पढ़ ली हो ना, कि चल रहा है, चलो उससे थोड़ा सा कंपेयर करते हैं। जैसे दो बॉडी है ऐसे मान लेते हैं, एक का टेम्परेचर T1 है और दूसरे का टेम्परेचर T2। इनको कांटेक्ट में लाइए, जब कांटेक्ट में लाते हैं तो क्या होता है, हीट का ट्रांसफर होता है। कब तक होता है, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। सेम कंसेप्ट यहां पे आओ, ठीक है। जैसे दो चार्ज बॉडी बालक कांटेक्ट में आते हैं तो चार्ज का ट्रांसफर होता है,
किसका ट्रांसफर होता है? चार्ज का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ। ठीक है, जैसे यहां पे क्या होता था, हीट का ट्रांसफर होगा एक बॉडी दूसरे बॉडी में, या हम और अच्छे से बोले तो हम ये बोल सकते हैं कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट का ट्रांसफर होगा, नॉर्मली यही बोलते हैं आप, और अच्छे से बोले तो यहां पे बोलना होगा अगर, तो मैं मान लेता हूं अगर इसका पोटेंशियल V1 है और इसका पोटेंशियल क्या है, V2 है, ऐसा सपोज करते हैं कनेक्ट करने से पहले। इसका पोटेंशियल कितना है, V1 है, और इसका पोटेंशियल V2। अच्छा, रेडियस तो सेम है, Q1 इज ग्रेटर देन Q2 है, तो जाहिर सी बात है V1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V2 होगा, लेकिन कनेक्ट करने से पहले की बात है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे वाला इसको एक वायर से, क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। ठीक है, कब तक होता है, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ठीक है, और अच्छे से बोलना तो हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज का ट्रांसफर होगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ठीक है, जैसे बालक वायर से कनेक्ट कर देंगे, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2। बहुत अच्छे, चलिए ये कंसेप्ट नोट करिए। अच्छा, मैं पूछूं अगर, बताओ कि कितना इसी केस में कितना चार्ज का ट्रांसफर हुआ होगा, तो आप बता सकते हैं? अब जाहिर सी बात है चार्ज का ट्रांसफर होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी की ओर, हमने पढ़ा अभी, तो कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ होगा? अगर इस पे चार्ज Q1, इस पे चार्ज Q2, साथ में मैंने दे रखा है Q1 इज ग्रेटर देन Q2, तो बता सकते हैं आप? साथ में ये भी बताइए तो कितने चार्ज का ट्रांसफर होगा। जाहिर सी बात है Q1 पर से Q2 आएगा चार्ज। ठीक है, तो आप ऐसा सपोज कर सकते हैं कि मान लेते हैं Q डैश चार्ज का ट्रांसफर हुआ। कितने चार्ज का ट्रांसफर हुआ, Q डैश, मतलब इसमें से Q डैश चार्ज निकल गया, तब इस पे चार्ज कितना बचेगा, Q1 माइनस बचेगा क्या, तो इस पे कितना चार्ज होगा, Q2 प्लस Q डैश होगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए बहुत अच्छा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, अब हमको पता है कि V1 किसके बराबर होता है, V2 के, तो इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कितना, पोटेंशियल कितना, है ये होगा पोटेंशियल इसका, V1 कितना, हाँ के, इसलिए कहते हैं तुम लोग कूटेंगे बहुत ज्यादा है करके, चलो खुद ही सुधर जाओगे। V2 क्या होगा, होगा, अब तो चार्ज ये हो चुका है, दोनों क्या करना है, इक्वल करना है, कर दो इक्वल, तो के, अच्छा चलो तो डायरेक्ट करते हैं, के से के कर जाएगा, आर से आर, फाइनली मिलेगा क्या, Q1 माइनस Q डैश इज इक्वल टू Q2 प्लस Q डैश। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाओ, इसको उठा के इधर लाओ, तो ये देखो Q1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या, इधर 2 Q डैश हो जाएगा क्या, तो Q डैश कितना, सब Q2, ये Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, इतने चार्ज का ट्रांसफर हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 बाई 2। अगर रेडियस भी अलग अलग होता तो रेडियस के टर्म में आता फिर। किसी में और क्वेश्चन बन सकता है भाई, तब जब Q डैश चार्ज का ट्रांसफर हो गया तब बताइए इस पे कितना चार्ज बचा, Q1 पे और कितना चार्ज होगा, सॉरी कितना चार्ज इस वाले स्फीयर पे होगा और कितना चार्ज उस पे होगा, तो क्या करना है, इसमें से Q1 में से Q डैश माइनस कर देना है, और उसमें क्या करना है, एक चीज और गड़बड़ हो गया यार, हाँ ये तो अच्छा प्लस किए हैं, ठीक है, तो यहाँ भी प्लस रहेगा, ठीक, तो इस तरीके से आप कर लेंगे इसको।
मिटा दे। चलिए आगे बात करेंगे बालक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देखो बालक, मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है Q1, ठीक है, इसका कुछ ये मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, और एक कोई चार्ज कहीं Q2 है इनफाइनाइट पे, कहां है इनफाइनाइट पे, इसको पकड़ के ला रहे हैं Q1 के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट P पे मान लेते हैं, और ये पॉइंट P जो है Q1 से R डिस्टेंस पे है, तो Q2 कहां ला रहे हैं पकड़ के, वहां से इनफाइनाइट से कहां, किसी पॉइंट P तक, या आप ये बोल सकते हो किसी भी टेस्ट चार्ज को इनफाइनाइट से या इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना काम करना होगा उसी को क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम उसको पकड़ाएंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्या काम करते हैं बालक, यहां पे हम लोग पोटेंशियल फाइंड करते हैं। पॉइंट P पे Q1 के कारण पोटेंशियल कितना होगा आप बता सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू Q1 कितना होगा बालक? 1/4πε0 क्या Q1 बाई R, ये होगा इसके कारण पोटेंशियल P पे। अब आप बालक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़े थे, V = W/Q, यही पढ़े थे। तो हमको वर्क डन चाहिए, जो वर्क डन होगा वही किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। लेकिन यहाँ पे चार्ज कौन सा होता है, टेस्ट चार्ज होता है, आप या फिर आप ये बोल सकते हो कि जिस चार्ज को मूव कराया जाता है वहां पे वो चार्ज होता है। तो किस चार्ज को मूव करा रहे हैं, Q2 को, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा लेंगे, Q2, तो वर्क डन किसके बराबर होगा बालक, V × Q2, सही है। तो वर्क डन = V की वैल्यू निकाल लिए हैं, क्या होगा तब 1/4πε0 Q1 Q2/R, ये वर्क डन हुआ, और वर्क डन ही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो इसी को लिखा जा सकता है U = 1/4πε0 Q1 Q2/R। थोड़ा बताओ इसका यूनिट क्या होगा, हाँ जूल, ठीक है, नोट करो। हो गया, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। अभी तो हमारे पास दो चार्ज है, अगर दो से ज्यादा चार्ज आ गए तब पोटेंशियल एनर्जी कैसे फाइंड करना है। जैसे दो से ज्यादा चार्ज आ जाएंगे बालक, तो हमेशा ध्यान रखना, देखो यहाँ चार्ज का क्या बन रहा है, पेयर बनाया जाता है हमेशा, हमेशा दो चार्ज क्या बनाएंगे, पेयर। जैसे समझिए, थोड़ा सा मिटा दे इसको पूरा।
ये तुम लोग अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े होगे तो शायद तुम लोगों को याद होगा, पढ़े हो क्या? देखिए जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है वाला, सपोज कर लें इसके वर्टेक्स पे यहाँ पे चार्ज Q1 रखा है, यहाँ पे Q2, यहाँ पे Q3। तो आप बता सकते हैं इस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? देखिए कैसे हमेशा करते हैं बालक, Q1 उठाइए, देखिए किसके साथ पेयर बनाएगा। Q1 जो है किसके साथ बना सकता है? Q2 के साथ बनाएगा, ठीक है। और Q1 किसके साथ बनाएगा? Q3 के साथ बनाएगा, ठीक है। Q2 की बात करें तो Q2 किसके साथ बनाएगा? Q3 के साथ बनाएगा। और बस मैंने बताया था हमेशा अपने से एक आगे वाले से लेना होता है, ठीक है। Q3 की बात करें तो Q3 किसके साथ बनाएगा? किसी के साथ नहीं बनाएगा, वो अगर इससे पहले वाले से बनाएंगे तो ऑलरेडी बना चुके रहेंगे। टोटल पोटेंशियल निकाले क्या करना है? ऐड कर देना है। तो कैसे करेंगे? अगर मैं डायरेक्ट करूं देखो के Q1 इंटू Q2, एक तो ये दोनों बनाएंगे पेयर, एक ये दोनों बनाएंगे और एक ये बनाएंगे। तो लिख सकते हैं Q1 Q2 बाई ए प्लस के, और के साथ बनाएगा Q1 Q3 बाई ए प्लस ये Q2 की बात करें Q2 के साथ बनाएगा Q2 Q3 बाई ए। इस तरीके से पेयरिंग करते हैं हम लोग। जल्दी बनाते जाओ, या पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में आप इसको पढ़े थे, सेम चीज। अच्छा ये बताओ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? इज ग्रेटर देन जीरो। Q1 इंटू Q2 क्या हो? अगर जीरो से बड़ा होगा तब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा बालक? पॉजिटिव होगा। अब Q1 इंटू Q2 जीरो से बड़ा कब हो सकता है? देखो, या तो Q1 एंड Q2 दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो, या Q1 एंड Q2 दोनों क्या हो? नेगेटिव। चार्ज तो कुछ भी हो सकता है। तो Q1 इंटू Q2 पॉजिटिव कब होगा बालक, या ग्रेटर देन जीरो कब होगा? जब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो। जैसे नेगेटिव का नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। दूसरा केस लेते हैं, इफ Q1 इंटू Q2 इज लेस देन जीरो हो गया। लेस देन जीरो बोले तो नेगेटिव में चला गया। अगर Q1 इंटू Q2 जीरो से छोटा हो गया तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या किस में मिलेगा बालक? नेगेटिव मिलेगा। मिलेगा क्या? अच्छा अब ये कब हो सकता है? जब Q1 एक कोई भी पॉजिटिव हो और Q2 क्या हो? नेगेटिव हो। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, या तो Q1 नेगेटिव हो और Q2 क्या हो? पॉजिटिव हो। तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी किसमें मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। इसको नोट करिए। हो गया? बोलो बोलो। चलिए आगे एक और क्वेश्चन और करते हैं बालक। ये सपोज करते हैं एक्स एक्सिस है और ये सपोज करते हैं वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन हुआ क्या बालक? चलिए ठीक है, ये ओरिजिन है और यहाँ पे एक चार्ज रखा है 9 माइक्रोकूलम का। कितने का? 9 माइक्रोकूलम का। और इस पॉइंट पे ये कोऑर्डिनेट लेते हैं 0,4, ठीक है। और यहां पे एक कोऑर्डिनेट लेते हैं 8,0। सही लिखे हैं क्या कोऑर्डिनेट? ठीक है। एक बालक चार्ज यहां पे है, सपोज करते हैं 16 माइक्रोकूलम का।
कितने का? 16 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इसको पॉइंट ए से लेकर के हमको पॉइंट बी तक लेके जाना है। कहां जाना है लेके? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना है, मूव करा रहे हैं। लेकिन जब इसको ले जाएंगे तो किसी पॉइंट सी से होकर के पास करेंगे, किसी पॉइंट सी से पास करेंगे जिसका कोऑर्डिनेट है, सपोज करते हैं 7,8। मतलब पहले ए से चार्ज को कहां ले गए? सी पे ले गए, फिर सी से कहां ले आए? बी पे ले आए। ठीक है, तो उसको फाइंड करना है, फाइंड वर्क डन। जब इसको वहां से ए से लेके चलना शुरू किया, कहां तक जाना है? बी तक ले जाना है, लेकिन वाया कहां जा रहा है? सी। तो आपको बताना है कितना वर्क डन करना होगा, ये कितना वर्क डन होगा। क्वेश्चन समझ गए हो? ठीक है, बताइए। और ऐसा क्वेश्चन देख लेना, नीट में आया हुआ है, सेम तो नहीं कहेंगे लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है। और अगर तुम लोग बचपन क्लास 12th में अगर एनसीईआरटी सॉल्व किए होगे तो एनसीईआरटी में इस तरीके का क्वेश्चन था। सेंटर पे 9 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा है। अब ये सॉरी सेंटर नहीं, ओरिजिन है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट तो आपको पता है 0,0 होता है। देखो बालक, सिंपल से मैंने फॉर्मूला बताया था, या तो आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए या तो वर्क डन फाइंड करिए, बात बराबर है। ठीक है, देखो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है, कभी भी पेयर बनाने मत लगना। ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से करना है। फार्मूला वर्क डन का एक पढ़े हम लोग, पढ़े हो गया? अभी बताया था। ठीक है, तो तुम थोड़ा सा सोचो, हम लोग पोटेंशियल किसके कारण फाइंड करते थे? जो मूविंग चार्ज होता था या जो रेस्ट चार्ज होता था? पन्ना पलट देखो, किसके कारण पोटेंशियल निकाले थे? रेस्ट चार्ज था Q1, और Q2 क्या किए थे? मल्टीप्लाई किए थे, जिसको मूव करा रहे थे। ये बात माइंड में रखे रहना। यहां पर रेस्ट चार्ज कौन है? 9 माइक्रोकूलम। तो देखो बालक, हमको क्या करना है, ये चार्ज जो है पॉइंट ए से कहां जा रहा है? पॉइंट बी पे जा रहा है फाइनली। सिर्फ और सिर्फ हमको ये देखना है कि पॉइंट इनिशियली कहां पे है और फाइनली कहां पे है, क्योंकि हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो हमको क्या देखना है बालक? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। बीच में चार्ज कहां से होके जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, सी खत्म।
हमको सिर्फ क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पॉइंट ए का पोटेंशियल फाइंड कर लेते हैं। कर लिया जाए तो बता सकते हैं आप पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना होगा 9 माइक्रो कूलम के कारण। ये जो कोऑर्डिनेट दिया है इसका मतलब ये होगा ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे है 4। चलिए सेंटीमीटर में सब कुछ रहेगा बालक, ये लिख लीजिएगा, लेकिन ठीक है आप किस में नहीं हो, मीटर में या सेंटीमीटर में, कोई नहीं, जिसमें भी आप सेंटीमीटर कर लीजिएगा। तो वी ए कितना होगा देखो, के इंटू 9 इंटू 10 के पावर माइनस 6, सही है ना, इसके कारण निकालना है, अपॉन डिस्टेंस कितना है 4 इंटू 10 के पावर माइनस 2, मीटर में चेंज करना होता है साथ साथ। के की वैल्यू कितना, साथ साथ रख दें 9 इंटू 10 के पावर 9, यही होगा। अब बताओ कितना वी ए, मल्टीप्लाई करो 81 इंटू 10 के पावर कितना मिलेगा 3, ये ऊपर जाएगा प्लस होगा, कितना हो जाएगा 5/4। इसको अभी इतने रखते हैं। ऐसे पॉइंट बी का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, ठीक है। आप मुझे बताइए पॉइंट बी का पोटेंशियल कितना होगा बालक, थोड़ा तो बोलो बोलो। 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू चार्ज कितना है 9 इंटू 10 के पावर माइनस 6, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 8 इंटू 10 के पावर माइनस 2। इसको सॉल्व करें कितना आएगा 81/8 इंटू 10 टू पावर 5 वोल्ट, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे क्या करते हैं बालक, फाइनल पॉइंट माइनस या फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना होगा बालक, या पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वीबी माइनस वीए। कर लिया जाए, ये कितना आएगा 81/8 इंटू 10 के पावर 5 माइनस 81/4 इंटू 10 के पावर 5। इसको माइनस करके बताओगे क्या, देखो क्या करो, कितना कॉमन होगा बालक 81/4 कॉमन ले लें, इंटू 10 के पावर 5 भी कॉमन ले लें, यहां मिलेगा क्या 1/2 माइनस 1, फाइनली कितना आएगा -1/2। आधा में भाई 1 में से अगर आधा माइनस करोगे तो आधा मिलेगा, लेकिन अब देखना है कि साइन कौन सा लगेगा, बड़े का साइन लगता है हमेशा, तो बड़े वाले नंबर के सामने साइन क्या है माइनस, तो माइनस में आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा माइनस में आ रहा है, तो कितना होगा -81 बाई, यहां देखो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा क्या इंटू 10 के पावर 5 वोल्ट। ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया आपको, मिल गया क्या, ठीक है। अब क्या करना है 4 से मल्टीप्लाई करना है, तब देखो वर्क डन किसके बराबर होगा बालक, वर्क डन -81/8 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू चार्ज कितना है मूविंग चार्ज, यहां कौन सा चार्ज होता है मूविंग चार्ज होता है, किसको मूव करा रहा है 16 माइक्रो कूलम को, तो इंटू 16 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा -6, सही है। क्या कैंसिल होगा क्या, कितना आएगा -162 इंटू 10 टू पावर -1, कितना ये वर्क डन, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करने होंगे। ये बात साथ में ध्यान देंगे कि इसमें पाथ का कोई मतलब नहीं, कहीं भी जाए किसी भी, मैं और भी पॉइंट इसमें दे सकता है तुमको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमको क्या देखना है, इनिशियल पॉइंट देखना है और फाइनल पॉइंट देखना है, बीच में कैसे जा रहा है, टेढ़े मेढ़े जा रहा है कि सीधे जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और मूविंग चार्ज से मल्टीप्लाई कर देना है, ये तो पढ़े हो फॉर्मूला। अब एक तरीका जैसे और होता है, तुम लोग क्या करते, फाइनली मुझे तो पूरा भरोसा है कि तुम तुरंत पहले इसको डिवाइड करते, ठीक है। तो पहले बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं किया जाता है, वो सब कुछ लास्ट में होता है, हो सकता है लास्ट में कैंसिल हो जाए, इसलिए चीजों को इजी तरीके से सॉल्व करो। पहले तुरंत डिवाइड ये सब चीजें नहीं की जाती है, लास्ट में जरूरत पड़ता है तो किया जाता है, हो सकता है कैंसिल हो जाए रात में जाते जाते लास्ट में।
हो गया बालक, मिटा दिया जाए। एक चीज और ध्यान रखना, इस बार का जो टेस्ट होगा बालक GNTS2 फिजिक्स का जो सिलेबस होगा उसके आगे 3 चैप्टर जोड़ लो, वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, या वर्क एनर्जी पावर, और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन में ध्यान देंगे आप, रोलिंग मोशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। थर्ड क्या रहेगा? ग्रेविटेशन। और जब थर्ड होगा टेस्ट वो पूरा GNTS1 का सिलेबस और 2 का सिलेबस एक साथ मिक्स रहेगा, ठीक है। तो आप इसको तैयार करिए नेक्स्ट सैटरडे के लिए। चलो आगे देखो बालक, चलो इसी तरीके के क्वेश्चन और करते हैं। ये x एक्सिस मान लेते हैं और ये y एक्सिस मान लेते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं 0,3, यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं, सॉरी इसको 0,6 ले लेते हैं और इसको 0,3 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चार्ज लेते हैं 3 माइक्रोकूलम का और यहाँ पे एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का। इसको मूव कराते हैं, पॉइंट ए से चलना शुरू करेगा, ये किसी पॉइंट सी तक जाएगा जिसका कोऑर्डिनेट रहेगा वाला 5,8 और उसके बाद आएगा पॉइंट बी पे, मतलब ए से सी पे गया, फिर सी से कहाँ आया? बी पे। तो बताइए कितना वर्क डन? हाँ ये डिस्टेंस सब, ये सब कुछ सेंटीमीटर में रहेगा। बताइए जल्दी करो बालक। अच्छा सॉरी, हाँ ये 3,0 होगा। हाँ 3 माइक्रोकूलम। वन पॉइंट
1.8 जूल। और कोई बताइए बालक। वर्क डन बताना है आपको। ए से सी गया है, सी से बी गया है, तो आपको बताना है टोटल वर्क डन कितना होगा। जल्दी बताइए। कितना है? 13.5 इंटू 10.5 जूल। और कोई बताइए। चलिए कितना कितना है तुम्हारा? कितना है बालक? 1.8 जूल। तुम्हारा कितना है बालक? 13.5 इंटू 10 के पावर 5 जूल। और कोई बताइए। वन पॉइंट एट जूल। चलिए 2 लोगों का आया। चलिए 3 लोगों का आया। और कोई बताइए। चलिए 4-5 लोगों का आया। तो बालक क्या कियो? कोई ये भी ला दो। 1 - 1 हो गया। ठीक है। चलिए तो 1.8 ज्यादा तो लोगों का आ रहा है, तो मेरे ख्याल से वही आंसर सही होगा। सही है क्या? पक्का? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है बालक? 9.9/2। अच्छा, इंटू 10⁵ ठीक है। और कोई बालक बताइए। अबे सब लोग बताओ, अभी तो बताया था क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल चेंज नहीं किए हैं। देखो अगर ए पे पोटेंशियल निकालेंगे कितना आएगा? 9 × 10⁻9 इंटू क्या आएगा बालक? इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। चार्ज है, डिस्टेंस कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻2 कितना आ जाएगा? ये डिवाइड कर लो, तो 9/2 इंटू 10⁻5 वोल्ट। ऐसे वीवी निकालेंगे कितना आएगा बालक? 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 इंटू 10⁻6 अपॉन कितना आएगा? 3 इंटू 10⁻2। ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा वीवी? 9 इंटू 10⁵ यही आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, वीवी माइनस वीए। ठीक है, तो ये कितना है? वीवी कितना है? 9 इंटू 10⁵ माइनस 9/2 इंटू 10⁵। क्या कॉमन? 9 इंटू 10⁵ कॉमन। 1 - 1/2 तो कितना मिला? 1/2। तो 9/2 इंटू 10⁵। ठीक है। चलिए आगे देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस आया तो वर्क डन कितना होगा बालक? 9/2 इंटू 10⁵ इंटू 4 इंटू 10⁻6। सही है क्या? कट गया तो 18 इंटू 10⁻, कितना आ जाएगा? 1.8 जूल। बस हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है।